नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कहां पर एक्शन था, दिन भर की अहम खबरें। और इसी के साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि दिन भर हमारे साथ काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे थे, उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। और आज शानदार तेजी देखने को मिली, लगातार 7वां दिन था जब बाजार में तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग भी देखने को मिली। और 4 महीने बाद लगभग हमने देखा कि 60,000 के ऊपर की क्लोजिंग सेंसेक्स में देखने को मिली है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी पर भी बात करेंगे तो वहां पर भी आज शानदार तेजी दिखी। निफ्टी में करीब 100 अंकों की तेजी और बैंक निफ्टी भी करीब 180 अंकों की मजबूती के साथ आज बंद हुआ। और किस तरह का दिन भर एक्शन दिखा बाजार में, इस पर भी एक बार चेक ले लेते हैं। और हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो एक्शन तो काफ़ी रहा और भरपूर तेज़ी भी बाजार ने दिन भर दिखाई। और टॉप परफॉर्मिंग सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स ने 60,000 के पार के लेवल्स हमें दिखाएं, वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से भी अच्छी तेज़ी के बीच ही क्लोजिंग नजर आई। करीब 100 अंकों के ऊपर की तेज़ी निफ्टी में और 200 अंकों के ऊपर की तेज़ी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। आउट परफॉर्मेंस ऑफकोर्स सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप से भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी नजर आए। आज बाजार में सबसे ज़्यादा तेज़ी प्रदान करने वाले स्टॉक्स, यानी सबसे ज़्यादा तेज़ी में कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले स्टॉक्स में बजाज ट्विंस के काउंटर थे। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अच्छी मजबूती हमने देखी। दिन भर इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज रहा और क्लोजिंग भी इसी तरह बढ़त पर होती हुई दिखी। करीब 6% की तेजी बजाज फिनसर्व में हमने देखी और 3% की बढ़त बजाज फाइनेंस में नजर आई। इसके ठीक पीछे एफएमसीजी प्ले में भी अच्छी तेजी थी। एचयूएल के स्टॉक में मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आए। वही रिलायंस और साथ ही भारतीय एयरटेल ने भी इसी तेजी में कॉन्ट्रीब्यूट करने का काम किया। बिकवाली का दबाव, आज ऑटो स्पेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या कह सकते हैं कि अब जो एक्शन दिख रहा था बाजार का, उसमें ऑटो स्पेस ने एक बैक सीट, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। क्योंकि हमने देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी कमजोरी हमने आज के सत्र में देखी। अल्ट्राटेक सीमेंट में बिकवाली देखने को मिली। वहीं टॉप मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें, जील का स्टॉक, जी एंटरटेनमेंट, आज ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत से जो मजबूती थी, दिन भर मजबूती कायम रही और क्लोजिंग भी अच्छी तेजी के बीच। ट्रेंट और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वहीं अपोलो टायर स्पेस में अच्छी तेजी थी और अपोलो टायर्स इसमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। हिंदुस्तान जिंक, मैक्स हेल्थ केयर, प्रेस्टीज और कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स में आज बिकवाली का दबाव दिन भर देखने को मिला और मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम इन तमाम स्टॉक्स में दिखा। सेक्टर स्पेसिफिक गेन्स कहां दिखे? हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी मजबूती आज के सत्र में दिख रही थी, क्योंकि पावर पैक था आज का दिन। सिर्फ ऑटो स्पेस को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा फार्मा हो, चाहे एफएमसीजी, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ एक्शन था और क्लोजिंग भी काफी एक्शन पैक ही रही। बिल्कुल, तो आज ऑटो को छोड़ बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ही बंद हुए और सबसे ज्यादा तेजी आज सरकारी बैंक, आईटी शेयरों में देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो था बाजार का एक्शन, लेकिन मार्केट के इस तेजी में हमने काफ़ी सारे एक्सपर्ट से भी बात की और उनकी भी राय जानने की कोशिश की। और ऐसे में रेनेसेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पंकज मुरारका ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार सभी ग्लोबल फैक्टर को पचा चुका है। उनके मुताबिक इंटरनेट बिजनेस में अगले 10 साल में शानदार ग्रोथ देखने की संभावना है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉन इवेंट हो गया है, बिकॉज इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नहीं ग्लोबल इकोनॉमी पे। और हमने देखा कि जैसे इमीडिएट वॉर के बाद सारी कमोडिटी प्राइसेस जो काफी तेज गति से बढ़ी थी, अब धीरे धीरे वो सब वापस करेक्ट होके वहीं वॉर, जब वॉर शुरू हुआ तो उस लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे आ चुकी हैं। तो उसके चलते ये जो इन्फ्लेशन भी एक्सेलरेट हुआ था, ये जो बढ़ा था, मार्केट जो इस चीज से कंफर्ट ले रहे हैं कि वी आर एट पीक इन्फ्लेशन। अब यहाँ से आगे जाके, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस पिछले 3 महीने में काफी गिरे हैं, इंक्लूडिंग ऑयल प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन यहाँ से आगे जाके घटेगा और उसकी वजह से यूएस फेड जो है, वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जाके टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, ये साल के एंड तक एक पॉज लेगा, क्योंकि उनकी रेट हाइक तब तक हो चुकी होगी और इन्फ्लेशन काफी हद तक काबू में आ चुका होगा। तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, जहां तक हमारे इंडिया का सवाल है, हमारी इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। वर्ल्ड में सब इकोनॉमी में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है, खासकर चाइना में एक शार्प स्लो डाउन की काफी सारी साइंस दिख रहे हैं इकोनॉमी में। और
ऐसे माहौल में इंडिया एक स्टैंड आउट इकोनॉमी होती है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ काफी अच्छी है या स्ट्रांग है और ये आने वाले समय में स्ट्रांग रहेगी। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा सब इन्वेस्टर्स को कि आप मार्केट्स में थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लें, 1 साल का 2-3 साल का व्यू लें और उस एंगल से आप मार्केट में हमें इन्वेस्टेड रहना है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है पर उससे ज्यादा विचलित नहीं होना है और क्या कहते हैं, और कहीं अगर मार्केट में करेक्शन आए तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उस समय इन्वेस्ट करना है। इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी पे काफी बुलिश है, क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल तो जो इंटरनेट इकोनॉमी है, वर्ल्ड जो है पूरा ये डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। हम एज ए कंज्यूमर जो हमारी डेली लाइफ में इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो जोमेटो या स्विगी के थ्रू हम फूड ऑर्डर करते हैं या न्यूज़पेपर रीड करना है तो आजकल वो भी हम मोबाइल ऐप पे ही करते हैं, और या हम कोई शॉपिंग भी करना है तो इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी लो है। इंटरनेट और ये आगे जाके धीरे धीरे काफी तेज गति से बढ़ेगा। तो हमारा ये मानना है कि ओवरऑल जो इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी है, अगर आप उसकी पूरी साइज देखें आज, तो वो लगभग अबाउट $100 बिलियन है, या हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका 3% है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में ये जो इंटरनेट इकोनॉमी जो इंडिया की अबाउट $100 बिलियन है, ये इंटरनेट इकोनॉमी इटसेल्फ एक मतलब $1 ट्रिलियन की साइज हो सकती है। मीनिंग कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 10 गुना ग्रोथ हो सकती है। और जब ऐसे ग्रोथ फेज से इंडिया गुजरेगा इंटरनेट वर्ल्ड में या इंटरनेट बिजनेसेस में, तो कुछ एक ऐसे बिजनेसेस निकलेंगे जो आगे जाके इंडिया की लीडिंग कंपनीज बन जाएंगी। तो हमें इंटरनेट इकोनॉमी पे हमारी एक काफी पॉजिटिव व्यू है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज आरती ड्रग्स के शेयर में हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली, करीब 12% का जंप यहां पर इस शेयर में देखने को मिला। दरअसल चीन से होने वाले एक इंपोर्ट पर ड्यूटी लगने के आसार हैं, जिसमें शेयर में खरीदारी हो रही है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं समीर दीक्षित के पास। समीर, बताइए, आरती ड्रग्स में आज काफी शानदार तेजी देखी गई, क्या कुछ बड़े कदम लिए सरकार की तरफ से? ड्रग्स और फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई अहम खबर। संभवतः सरकार चाइना से ऑफ्लॉक्सिन नाम के एंटीबायोटिक ड्रग्स के भारत में इंपोर्ट को लेकर के एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल की अवधि के लिए लगा सकती है। दरअसल डोमेस्टिक फार्मा कंपनी आरती ड्रग्स ने डीजीटीआर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को ये शिकायत की थी, ये आरोप लगाए थे कि चाइना से भारत में ऑफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक का बेतहाशा यहाँ पे डंपिंग हो रही है, जो कि घरेलू कंपनियों को, जो कि ड्रग्स और फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रही है। इन शिकायतों को लेकर के डीजीटीआर ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद में ये पाया कि ये शिकायतें काफ़ी हद तक सही हैं और ये रिकमेंडेशन, ये सिफारिशें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को की हैं कि चाइना से ऑफ्लॉक्सिन और उसके इंटरमीडिएट्स जो हैं उसके इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए लगाई जाए। और ये सिफारिशें अगर कबूल होती हैं तो संभवतः जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी ऑफ्लॉक्सिन के इंपोर्ट पर, वो $0.53 प्रति किलो से लेकर के $7 प्रति किलो की दर तक हो सकती है। और ये सिफारिशें फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज दी गई हैं, जो कि इस पर जल्द फैसला ले सकती है। ये ऑफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है अल्सर के ट्रीटमेंट में, जो कि स्किन, आइज, प्रोस्टेट या फिर कॉर्नियल के ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी संख्या में ये ड्रग्स और फार्मा कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन डोमेस्टिक कंपनियों के हितों की रक्षा करने के लिए ये रिकमेंडेशंस, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का सुझाव, ये सिफारिश यहाँ पर डीजीटीआर ने की है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इस पर जल्द ही फैसला ले सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इस वजह से आज हमने देखा कि आरती ड्रग्स के शेयर में 12% तक का जोरदार उछाल देखने को मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबर का रुख करते हैं। घरेलू बाजार में आयरन ओर की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार लो ग्रेड ओर को रिफाइन और इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को इंसेंटिव्स देने पर विचार कर रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए।
डोमेस्टिक मार्केट में आयरन ओर की सप्लाई बढ़ाने के मकसद से और इंपोर्ट को पूरी तरीके से खत्म करने के मकसद से सरकार एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से लो ग्रेड के जो आयरन ओर हैं उसका इस्तेमाल जो भी कंपनियां करती हैं या फिर लो ग्रेड के आयरन ओर को हायर ग्रेड के आयरन ओर में तब्दील किया जाता है तो कंपनियों को रॉयल्टी में कंसेशन दिया जाएगा। दरअसल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने अपनी सिफारिशें माइंस मिनिस्ट्री को सौंपी है और ये कहा है कि जो भी कंपनी 58% एफी ग्रेड के आयरन ओर को 62% एफी ग्रेड और या फिर उसके ऊपर के ग्रेड में तब्दील करती है तो उन्हें रॉयल्टी में कंसेशन दिए जाने की जरूरत है। अलग अलग तरीके से अगर इसको प्रोसेस किया जाता है उसके हिसाब से 5% और 10% छूट जो है वो रॉयल्टी में देने की सिफारिश जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने की है। कमेटी ने ये भी कहा है कि 58% एफी ग्रेड के जो प्रोडक्शन है उसका 80% जो है वो हायर ग्रेड में तब्दील किया जाना है और इसके हिसाब से पॉलिसी तैयार की जा रही है। साथ ही साथ कंपनियों को इस बात का भी विकल्प मिलेगा कि वो अपने लो ग्रेड के आयरन ओर को नजदीकी माइंस के पास ट्रांसफर कर सकते हैं जिनके पास स्मेल्टिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। साथ ही साथ इस बात की भी सिफारिश की है कमेटी ने कि ये जो पॉलिसी है उसको 5 साल तक लागू किया जाना चाहिए और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि कितनी क्वांटिटी जो है उसका बेनिफिशिएशन जो है वो अभी तक हो पाया है। साथ ही साथ ये भी माइंस मिनिस्ट्री ने कंसर्न कंपनियों से और इंडस्ट्री से इस प्रपोजल पे सुझाव मांगे हैं, उनके कमेंट्स मांगे हैं और इसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे एक तरफ जहां एनएमडीसी, टाटा जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रक्रिया को अपना रही हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं या स्टैंड अलोन माइनर्स हैं उनको दिक्कतें होगी क्योंकि उनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और स्टील सेक्टर के लिए कोकिंग कोल की सप्लाई बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए कोयला मंत्रालय ने 18 अगस्त को एक अहम बैठक बुलवाई है और इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेघना जुड़ गई है। मेघना बताइए। जी, जो सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है वो ये कि कोल मिनिस्ट्री ने कल अगस्त 18 को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है स्टेक होल्डर्स की कि कैसे जो कोकिंग कोल की सप्लाई है इंडिया में उसको इंक्रीज़ और ऑगमेंट किया जाए। ये मीटिंग कल होनी है मंत्रालय में। इसमें ये एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की जाएगी कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए, जो नंबर ऑफ़ वॉशरीज़ हैं कोकिंग कोल के लिए उसको इंक्रीज़ किया जाए, जो एक्सप्लोरेशन है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए ताकि जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स के पास जो कोकिंग कोल की सप्लाई है वो किसी तरह से बढ़ोतरी हो सके उसमें। ये याद रखिए कि कोकिंग कोल एक मेजर इनपुट कॉस्ट होता है स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जिसकी वजह से हमने देखा जो रीसेंट जो यूक्रेन रशिया वॉर के चलते भी जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए थे उसकी वजह से भी कोकिंग कोल के कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए थे, जिसका प्रभाव जो स्टील के जो प्राइसेस हैं डोमेस्टिक मार्केट पर उस पर भी काफ़ी आया था। इसी की वजह से ये इम्पोर्टेंट बैठक जो कल बुलाई गई है इसमें पूरा प्लान डिस्कस होगा डिटेल में कि किस तरह से ये कॉस्ट जो है स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए आगे जाकर कम की जा सके। ये भी हम जानते हैं कि जो 2.5% जो इंपोर्ट ड्यूटी थी कोकिंग कोल पर वो भी हाल ही में हटाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। ये भी इसीलिए कि किसी तरह से जो इनपुट कॉस्ट है स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए उसको कम किया जा सके। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कल जिसमें देखना रहेगा कि क्या स्ट्रैटेजी कोकिंग कोल की सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए स्टील मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने के लिए कोल मिनिस्ट्री डिस्कस करती है स्टेक होल्डर्स के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीना ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं और देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड ने क्या एडिशन किए हैं, क्या क्या बेचा है और कहां पर अपना पोजीशन बढ़ाई है, ये सब जानकारी देने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा और क्या बेचा? जी हाँ, फोकस में रहने वाली है भारत के सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पे इनकी इक्विटी एक्सपोजर जो है 4 लाख करोड़ के ऊपर है और टोटल एक्सपोजर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स और आईटी में है। अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस में देखें तो लार्ज सेक्टर बाइज में बैंकिंग और टेक्नोलॉजी आई है और यही लार्ज सेक्टर सेल्स में देखें तो मटेरियल्स और कम्युनिकेशन सेगमेंट में जो है चेंजेस देखने मिली है। अब 3 स्टॉक्स की अहम एडिशन हुई है। सबसे पहला है थंगमेल ज्वेलरी, यहाँ पे लगभग 9 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है। इसके अलावा जो है चंबल फर्टिलाइजर्स जो 21%
जुलाई के मंथ में ऑलरेडी भाग गया था शेयर, यहाँ पे 1 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं और लगातार दूसरे महीने जो है फंड हाउस ने नज़ारा टेक में जो है अपना स्टेक बढ़ाया है। अगर की सेल्स के बारे में बात करें तो NBCC सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पे है, लगभग 13 लाख शेयर्स की जो है बिकवाली हुई है। हालांकि एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ और ऑटो एंसिलरी स्पेस के गैब्रियल इंडिया यहाँ पे जो है लगभग 4 से लेकर 8 लाख शेयर्स का सेल्स देखने मिला है। आखिर में हम बात करेंगे ITD सीमेंटेशन और फोर्सो सॉल्यूशंस का, यहाँ पे भी लगभग आप देख सकते हैं 3 से लेकर 3.5 लाख शेयर्स की टोटल सेल हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ITF फाइनेंशियल में हमने देखा कि SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और कंपनी का रुख करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज के MD और चेयरमैन राजेंद्र गोगरी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कच्चे माल महंगे होने से मार्जिन पर असर नहीं होगा, आगे डिमांड बढ़ने की संभावना है। ओवरऑल तो अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस सब पीक हो गए हैं जुलाई में एंड लग रहा है कि थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर उस पर रॉ मटेरियल पे आएगा। इन जनरल हमारा जो मॉडल है उसमें तो रॉ मटेरियल पास थ्रू मॉडल होता है, तो रॉ मटेरियल का प्राइसेस अगर बढ़ गया क्रूड या बेंजीन टॉलविन उससे मार्जिन इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो अगर कम होगा तो काफ़ी सेक्टर में वापस थोड़ी डिमांड बढ़नी चाहिए। बट इन जनरल मार्जिन पे ऑन पर केजी मार्जिन में वी डोंट सी मच प्रेशर। और वी-मार्ट के CFO आनंद अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि 25 राज्यों में बिजनेस विस्तार की योजना है, विस्तार के लिए तेजी से काम जारी है। अभी हम 25 स्टेट्स में 255 शहरों में मौजूद हैं। हमारी मैक्सिमम प्रेजेंस जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने इंडिया को 5 अलग भागों में बांटा हुआ है फॉर ऑपरेशनल रीजंस एंड उन 5 भागों में हम बराबर स्पीड पे नए स्टोर्स खोल रहे हैं। इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर ही साउथ इंडिया में एक्सपेंशन करा था एंड साउथ इंडिया में भी पिछले हमने 2 महीने में करीब 6 स्टोर खोले हैं एंड वहां पे भी हमारी स्पीड ऑफ ऑपरेशंस अच्छी पकड़ ले रही है। सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये 3 या 4 स्टेट्स में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, सारे 25 राज्यों में ऑल द 25 स्टेट्स में बराबर स्पीड पे काम हो रहा है और सभी जगह हमारे स्टोर्स रेगुलर स्पीड पे खुलेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नई ऑपरेशनल सब्सिडरी शुरू किया है। हालांकि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, लेकिन बैंक को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक ये सब्सिडरी पूरी तरह से काम करने लगेगी। इस सब्सिडरी से बैंक को क्या फायदा होगा और किस तरह के सपोर्ट देने की तैयारी है, एक पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी बहुत ही जल्द शुरू हो सकती है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पर जो पायलट वर्क है वो ऑलरेडी 16 अगस्त यानी कि मंगलवार से शुरू हो गया है। एक बार ये पायलट वर्क कंप्लीट हो जाता है, पूरे ऑपरेशनल डिवीजन की हायरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उम्मीद यही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY 2023 में ये ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी पूरी तरीके से चलने लगेगी। और SBI का इरादा यही है कि अपनी जो कॉस्ट है वो एफिशिएंटली मैनेज करना है ताकि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसमें सुधार हो। हमें ये भी जानकारी मिली है कि संजीव नारायणी जो कि अभी तक बंधन बैंक में थे वो ही इस डिवीज़न को हेड करेंगे। इनफैक्ट उन्हें बंधन बैंक से यहाँ पर इसी को हेड करने के लिए लाया गया है। संजीव नारायणी ने ऑलरेडी काम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करीब 30 साल से ऊपर, लेकिन 2019 में वो बंधन बैंक चले गए थे और अब उन्हें वापस इस सब्सिडरी को हेड करने के लिए लाया गया है। RBI ने ऑलरेडी इस सब्सिडरी को मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो बैंक की उम्मीद यही है कि वो 50% के नीचे आ जाएगा एक बार ये कार्यान्वित होती है। अभी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था बैंक का वो करीब 61% रहा था, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 10% पड़ा है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अंकुर ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।